हेलो एवरीवन। लेटली एक क्वेरी मेरे पास बार बार आई। वो क्वेरी क्या थी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक बिल्कुल इंटेक्ट है, उसमें कुछ खास अफ्लिक्शन नहीं है, फिर भी शादी नहीं चली। ठीक है, हम D9 चेक करेंगे, हम वर्गा चार्ट्स पर जाएंगे, पर क्या D1 में कोई फ्रिक्शन नहीं है और फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ये कोई और मेथड से पता नहीं चल सकता है? कोई और सूत्र नहीं है जो हमें मिल जाए और हम क्विकली असेस कर पाएं कि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसी होगी? आज हम एक नाड़ी के सूत्र पर बात करेंगे, जिसमें एक लेडी की मैरिड लाइफ कैसी होगी वो चेक करेंगे। नाड़ी में हस्बैंड के सिग्निफिकेटर होते हैं मार्स। तो मार्स की एसोसिएशन और प्लेसमेंट से ही पता चलता है कि किसी भी लेडी की मैरिड लाइफ कैसी होगी, या उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड या लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मंगल हस्बैंड के सिग्निफिकेटर हैं, तो मंगल जिस राशि में बैठे हैं, जैसे प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, वैसे आपकी शादी होगी। आज हम लेडीज की मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ गाइस। तो इसमें जो नाड़ी की जो एसोसिएशन है वो खाली कंजंक्शन तक नहीं है। इनफैक्ट इनके कंजंक्शन देखने का या एस्पेक्ट देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नाड़ी बोलती है कि मंगल की एसोसिएशन किसी प्लैनेट से थ्रू कंजंक्शन और थ्रू ट्राइन रिलेशनशिप हो, तो मंगल उनके साथ रिलेटेड है। जैसे अगर मंगल एरीज में है और मरकरी के साथ कंजंक्ट है और उसके ट्राइन में जुपिटर और सैटर्न है, और ये जो राशि पड़ती है ये लगन में ही पड़ती है, एरीज। तो बृहस्पति पंचम में है और शनि शनि नवम में है। तो मंगल का जो कनेक्शन है वो बाय ट्राइन, वो हुआ मरकरी, जुपिटर और सैटर्न के साथ। इसमें ट्राइन कनेक्शन को कंजंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर जो सेकंड हाउस होता है वो भी बताता है किसी भी प्लैनेट का फ्यूचर क्या है, और 12th हाउस पास्ट को दिखाता है। अब पास्ट तो पास्ट है, उस पर इतना ध्यान ना देते हुए सेकंड हाउस में किसी भी प्लैनेट से सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो कभी कभी ट्राइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा आज का बेस होगा कि मंगल के ट्राइन में, मंगल के साथ और मंगल के ट्राइन में कैसे प्लैनेट्स हैं, और मंगल से सेकंड हाउस में कैसे प्लैनेट्स हैं। ये भी बताता है कि हस्बैंड की लाइफ इवेंट्स कैसे चल रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा। जैसे कि मंगल के पीछे अगर मून है, तो हो सकता है आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो। और अगर अगर मंगल के आगे मून है, तो वो दिखाता है कि आने वाले टाइम में मंगल क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब आपके हस्बैंड क्या एक्सपीरियंस करेंगे। अब साइन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन नाड़ी ज्योतिष। तो मंगल अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने एनिमी कैंप के प्लैनेट्स के साथ। मंगल के एनिमीज कौन हैं? मंगल के एनिमीज हैं सैटर्न, मरकरी और राहु। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल जब भी मरकरी के साइन में होंगे, जेमिनाई या वर्गो में, तो मंगल बाय इटसेल्फ अनकंफर्टेबल हैं। पर हम शनि के साइन को नहीं ले सकते क्योंकि शनि की राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो मरकरी का साइन मार्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा। फिर उसी के साथ साथ अगर मंगल की एसोसिएशन सैटर्न, मरकरी या राहु से बनती है, तो वो शादी में किसी तरह की दिक्कत को या डिस्ट्रेस को दिखाता है, आपकी शादी में या हस्बैंड की लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड यू व्हाट ही इज सपोज्ड टू प्रोवाइड। अब हो सकता है कि किसी के चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन हो, या आपको ये लगता हो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं मार्स के ट्राइन में या मार्स के सेकंड में, ये बहुत टाइम तक रहेंगे या बहुत लोगों के चार्ट्स में होंगे, पर उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? पहली बात, एनर्जी यूटिलाइजेशन, वो क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरी बात, जो कनेक्शन हमें D1 में दिख रहा है, क्या वो D9 में हमें रेपिटेशन में दिख रहा है? जैसे अगर मंगल का कनेक्शन मरकरी से या राहु से ट्राइन में है D1 में, और वो इन कंटिन्यूटी D9 में भी है, तो वो प्रॉब्लम कितनी सिवियर है इस बात को दिखाता है। नाड़ी ज्योतिष में डिग्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर बाय चांस मंगल की डिग्री ज्यादा है और वो इन प्लैनेट्स को, जिनको वो शत्रु मानते हैं, डिग्री वाइज पीछे छोड़ चुके हैं,
तो वो एक तरह का पास्ट दिखाता है, और आने वाले टाइम में या विद पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इन 3 फैक्टर से हो सकता है आप प्रॉब्लम को कम फेस करो या नहीं फेस करो। एनर्जी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मार्स की थीम बन रही है, मरकरी राहु मार्स, ये कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगी एक चार्ट से। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी लेडी की शादी फॉरेनर से हुई है, या किसी ऐसे लड़के से हुई है जो अपने देश में नहीं रहता है, क्योंकि राहु फॉरेन को दिखाता है, या अपने ही फ्रेंड से हुई है क्योंकि मरकरी फ्रेंड को दिखाता है, और ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू हुई है। पर मरकरी और मार्स के बीच में अगर राहु है, तो मैं फिर भी उनको वार्न करूंगी कि आपके रिश्ते में शक या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। बी वॉचफुल ऑन दैट। या आपकी शादी उस लड़के से हुई जो एजुकेशन के लिए बाहर गए थे। इनको बोलते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन। अब ये 3 प्लैनेट्स प्रॉब्लम्स तो देते हैं, पर किस तरह की प्रॉब्लम्स देते हैं? शनि बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दे सकता हूँ, हेल्थ इश्यूज दे सकता हूँ। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग्स या सस्पिशियस नेचर देते हैं। मरकरी डुअलिटी देते हैं, या ऐसा हस्बैंड जो जो प्लेफुल तो है, डेटिंग के लिए अच्छा है पर शादी के लिए अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है। डिग्री की इंपॉर्टेंस इस बात से समझते हैं हम, जैसे जो मार्स की थीम बनी है, क्योंकि मार्स 10 डिग्री पर है, सैटर्न ट्राइन में है मार्स से, और वीनस भी 12 डिग्री पर हमारा सैटर्न है, 14 डिग्री पर हमारा वीनस है। तो हमारी थीम बनी मार्स, सैटर्न, वीनस। तो वीनस इज लेडी बाय इटसेल्फ एंड मार्स इज योर हस्बैंड। अगर मंगल और शुक्र के बीच में शनि है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिस वजह से आप दोनों को मिलने में या लाइफ को एंजॉय करने में प्रॉब्लम आती है। घर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि साथ बैठ के शाम की चाय भी नहीं पी सकते हो, या टू मीट बोथ द एंड्स, दोनों को इतनी मुश्किल आती है कि रोमांस क्या है हम दोनों को मालूम ही नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम ये सैटर्न दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सप्तम भाव सप्तमेश या कारक के साथ क्या हो रहा है। ऑन द टॉप, मंगल को दूसरे भाव में केतु मिल रहे हैं, तो वो और भी सिचुएशन को चैलेंजिंग, प्रॉब्लमेटिक, या नो रिलीफ सिचुएशन बना देते हैं। रिलीफ तब भी मिलता है अगर बाय एस्पेक्ट इस मंगल को कोई सपोर्ट कर रहा हो। एस्पेक्ट कौन करता है नाड़ी ज्योतिष में? किसी भी प्लैनेट से तीसरे, सातवें या 11वें में कोई प्लैनेट हो, तो वो इस प्लैनेट को एस्पेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए इसी केस में तीसरे भाव में बृहस्पति, या इधर बृहस्पति या इधर सूर्य बैठे हों, जो कि मंगल के मित्र हैं, तो वो एक तरह की सेविंग ग्रेस भी बनती है। एस्पेक्ट भी एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, जो जरूर देखना चाहिए ये कहने से पहले कि मुझे नहीं लगता कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ बचा है। अब एनिमीज की बात करने के बाद अब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं। देखिए, ये मार्स के वो फ्रेंड्स हैं विद नो बेनिफिट्स। ये फ्रेंड्स तो हैं, पर ये दोनों शायद राहु या मरकरी से ज्यादा प्रॉब्लम देके जाए। जैसे अगर मार्स की एसोसिएशन मून के साथ है, तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। पर मार्स अगर मून के साथ है, तो मून चीटिंग का कारक है। तो ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड से धोखा मिलने की प्रोबेबिलिटी हो, या हस्बैंड इतना ज्यादा ट्रेवल करते हैं कि आपको साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। ये रूल सीधा सीधा ऐसे नहीं लगाना है, इसमें अगर प्रोटेक्शन है, D9 में वो कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा है, तो किसी को चीटर कहने से पहले सोचना है। अब केतु भी उसी कैंप के हैं जहां से मार्स बिलोंग करते हैं, तो इन अ वे केतु तो प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। पर केतु भी क्योंकि अब्रप्ट प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में स्ट्रेन या सडन डिस्प्यूट्स के कारक हैं, इसलिए अगर केतु को भी कॉम्बिनेशन में, जैसे जैसे इस केस में भी मंगल के ट्राइन में भी प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स थे, और अब केतु मिल रहे थे मंगल को, अब सिचुएशन ज्यादा बुरी थी। अगर मंगल के ट्राइन में अच्छे प्लैनेट्स होते हैं और केतु मिल रहे होते, तो शायद मैं इतना बुरा नहीं बोलती। अह पर अगर मार्स केतु पॉजिटिव एसोसिएशन हो रही है, मंगल को अच्छी राशि मिली है, और इन दोनों की एसोसिएशन में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है, तो नाड़ी ज्योतिष में इन दोनों को मंगल सूत्र योग भी बोलते हैं, जो शादी को कभी टूटने नहीं देता है।
एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट में आप देखिए कि सप्तम भाव पर सूर्य का इम्पैक्ट है। सूर्य लगन के लिए मित्र प्लैनेट है, पर वो सप्तम के लिए मित्र प्लैनेट नहीं है। ये बहुत मैटर करता है कि कोई भी प्लैनेट लगन के लिए कैसी फीलिंग्स रखता है, ये बोलने से पहले कि ये खराब कर देगा चार्ट को। तो इस लिहाज से मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपका आपके हस्बैंड को आपकी फैमिली से या आपकी स्पीच से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यू आर इमोशनली वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, क्योंकि सूर्य बहुत एक्सप्रेसिव आउटवर्डली प्लैनेट है और वो कर्क राशि में एग्जैक्ट सेम डिग्री लगन पर बैठ के नेटिव को प्रभावित कर रहे हैं। तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट की प्रॉब्लम दे सकते हैं। पर क्या सिर्फ सूर्य के देखने से मैं ये बोल सकती हूँ कि शादी में बहुत दिक्कत होगी या शादी का सुख नहीं मिलेगा? मैं अगर सप्तमेश को देखती हूँ तो वो अपने से 12वें कुंडली के छठे भाव में वक्री है, पर बृहस्पति की राशि में बृहस्पति से दृष्ट है। वो बृहस्पति जो माना षष्ठेश हैं, डिस्प्यूट्स देंगे, पर बृहस्पति बांधने का काम करते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं हैं, छोड़ने नहीं देते हैं रिश्ते को, और वो नवमेष भी है। और सूर्य और बृहस्पति दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर वो किसी भाव या भावेश से संबंध बनाते हैं तो व्हाट विल सोसाइटी से रियली मैटर्स फॉर यू। तो आपको रिश्ता छोड़ना पसंद नहीं आता है, चाहे वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर आप करें। ठीक है। जो कारक है वो शत्रु राशि में है, वो फ्रेंड मरकरी के साथ है, और वो राहु केतु एक्सेस में भी है। तो मुझे हाँ इतना तो समझ में आ रहा है कि कारक शुक्र थोड़े अफ्लिक्टेड हैं। Venus is significator for love both for ladies and for guys. It's just that कि जो जुपिटर है उनको हम पराशरी ज्योतिष में हस्बैंड का सिग्निफिकेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जुपिटर वो हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो आपकी लाइफ में कोई भी हो। अगर किसी के जुपिटर बैडली अफ्लिक्टेड हैं और काफी चार्ट्स में अफ्लिक्टेड हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं होता है। अब अगर हम मैं नाड़ी का रोल लगाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मंगल की थीम क्या बनी है। मंगल के पीछे केतु है, आगे उनको बुध मिल रहे हैं, फिर उनको शनि मिल रहे हैं और फिर शुक्र मिल रहे हैं। शनि का नाम मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि शनि की डिग्री शुक्र से कम है। तो इस थीम को हम डिग्री वाइज ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आए केतु, फिर आए मंगल, फिर आए बुध, फिर आए शनि, फिर आए शुक्र। अब अगर मैं ये मान भी लूं कि मंगल अपने मित्र की राशि में है और केतु सेम कैंप के प्लैनेट हैं, पर जब हम आगे चलते हैं तो मंगल को मरकरी मिल रहे हैं, जिनको मंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और वीनस जो कि लेडी इटसेल्फ को दिखाता है, उनके बीच में मरकरी आ गए हैं। इनके साथ क्या हुआ, और सैटर्न भी आए हैं बीच में, इनके साथ क्या हुआ, इनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, क्योंकि मरकरी फ्रेंड्स को दिखाता है। आपके हस्बैंड किसको मिल रहे हैं? मरकरी को मिल रहे हैं, फिर सैटर्न को मिल रहे हैं, और आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सोसाइटी की परवाह करते हुए ये बहुत साल तक उस रिश्ते में थी और बच्चा भी हो गया था। बट हर हर सिचुएशन को बर्दाश्त करने की कोई लिमिट होती है। फाइनली शी डिसाइडेड टू मूव ऑन। जब मंगल इतने पीड़ित होते हैं तो सेकंड मैरिज का सुख मिलने में भी दिक्कत आती है। इनकी सेकंड मैरिज भी अब प्रॉब्लम में चल रही है। अगर मैं मंगल के सेकंड हाउस में देखूं तो मून है, जो चीटिंग के सिग्निफिकेटर है, जिसमें हमने बात की थी कि वो मित्र तो हैं पर वो चीटिंग दिखा सकते हैं। इसलिए मंगल का संबंध अगर मरकरी और मून से हो रहा है तो वो डुअलिटी और चीटिंग को इंडिकेट करता है। अगर हम D9 में जाएं, वहां पर भी मंगल का संबंध मरकरी और राहु के साथ है, जहां पर शुक्र भी अफ्लिक्टेड हो रहे हैं। तो मुझे प्रोटेक्शन कहीं से भी नहीं मिली। और अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूं तो राहु और जुपिटर का एस्पेक्ट है इस मंगल के ऊपर। क्योंकि हमने बात की थी किसी भी प्लैनेट से थर्ड, सेवेंथ और इलेवेंथ में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उसको एस्पेक्ट करता है। ये जुपिटर की ही सेविंग ग्रेस थी, या इनकी शादी, पहली शादी, बच्चा हुआ, इन्होंने कोशिश की और 14 साल उस रिश्ते में बंधी रही। हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि नाड़ी ज्योतिष में लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। पराशरी एंड नाड़ी दे बोथ गो हैंड इन हैंड।
तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस को मिला के अगर आप कुछ बताएंगे तो आपकी प्रोडिक्शन, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे जाने लगेंगे। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू एनालाइज एनी लेडीज चार्ट, सप्तम, सप्तमेश और कारक के साथ साथ उनका मंगल कैसा है, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।